हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आज शाम को बहुत तेज बारिश हुई दिल्ली में, थोड़ी देर के लिए हुई लेकिन बहुत तेज हुई। आपके इलाके में बारिश हुई है? और आज जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिसलेनियस सवाल बाकी हैं। और सिंपल इंटरेस्ट के मिसलेनियस सवाल ही बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है ना? फिर हम कंपाउंड टेस्ट शुरू करेंगे जिसके बाद। तो करें आज की कहानी को शुरू हम। जी मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 14। एक आदमी 1 लाख रुपए उधार लेता है एक बैंक से 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे, और अपना जो कर्जा है वो 5 साल में चुकाता है। इफ द इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट लग रहा है पर है नहीं, इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर टू क्लियर द डेब्ट 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल रेस्पेक्टिवली। व्हाट अमाउंट शुड बी पेड एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर टू क्लियर द डेब्ट? तो आपसे पूछा ऋण चुकाने के लिए 5वें साल के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए 5वें साल के अंत में। ये सवाल है मेरे प्यारे। यहाँ पे साधारण ब्याज है। देखो, साधारण ब्याज इसलिए बढ़िया होता है, इसमें हमेशा प्रिंसिपल माइनस होता रहता है। इट्स हेवी इन केरला, केरला में बारिश हो रही है। सुनिएगा, एक आदमी ने बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिए, 5 साल के उधार लिए 10% परिणाम की दर से, 5 साल में ऋण का भुगतान करता है। तो भैया 1 लाख रुपए मेरे दोस्तों वो हर साल के एंड में पहले साल 10,000 रुपए जमा कर देता है, फिर 20,000 जमा कर देता है, फिर 30,000 जमा कर देता है, फिर 40,000 रुपए जमा करता है। तो ऋण चुकाने के लिए 5वें साल के एंड में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। शीट में ज्यादा सवाल नहीं है, सुनना मेरे प्यारे भाई, सुनना। अगर किसी आदमी ने 1 लाख रुपए उधार लिए 10% की दर से, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 1,10,000 रुपए हो जाएंगे। 1 साल बाद 1,10,000 रुपए हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 1 साल बाद जो है वो 1,10,000 मतलब 10,000 रुपए कर्जा लग जाएगा। अगर 1 लाख रुपए उधार लिए हैं मेरे प्यारे भाई, तो 10,000 रुपए तो मेरे दोस्तों ब्याज लग जाएगा, ठीक है? 1 साल बाद 10,000 रुपए चुका दिए, तो 1 साल बाद 10,000 रुपए चुका दिए, तो अब मेरे दोस्तों प्रिंसिपल केवल 9,000 90,000 रहेगा। तो 90,000 पर ब्याज लगेगा, 90,000 पर ब्याज लगेगा, यानी कि 90,000 का 10% 9,000 रुपए ब्याज लगेगा। फिर उसके 1 साल बाद 20,000 रुपए चुका दिए, अब 90,000 में से 20,000 रुपए चुका दिया, आपका कर्जा कितना रह गया? 70,000 रुपए। तो 70,000 पर ब्याज लगेगा कितना? 10%, यानी कि 7,000। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, फिर आपने 30,000 रुपए चुका दिए, 30,000 रुपए चुका दिए, तो 70 में से 30,000 रुपए चुका दोगे, बचा 40,000। अब 40,000 पर ब्याज लगेगा, तो 40,000 का 10% कितना होता है मेरे प्यारे? 4,000। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4,000। फिर आपने मेरे दोस्तों फिर आपने मेरे प्यारे 40,000 रुपए चुका दिए, तो जीरो। अब आपको कोई ब्याज नहीं देना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे भाई आपको इतना तो लौटाना है ब्याज। 9 4 13 7 20 30,000 रुपए मेरे दोस्तों आपको लौटाना है ब्याज, ठीक है जी? और आपने कर्जा सारा खत्म कर दिया, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 30,000 रुपए ही लौटाना पड़ेगा 5वें साल के एंड में। 30,000 एक भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सवाल का ये कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है, गलत सवाल था। पेपर में भी गलत ही आया था क्वेश्चन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, थोड़ी समझने वाली बात है, कंफ्यूजिंग बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में आप जो भी पैसा माइनस कर देते हैं वो प्रिंसिपल में से घटता रहता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए उधार लिए, ब्याज की दर है 10% पर एनम। पहले साल के एंड में आपने 10,000 रुपए चुका दिए, सेकंड ईयर के एंड में 20,000 रुपए चुका दिए, थर्ड ईयर में आपने 30,000 रुपए चुका दिए, चौथे साल में 40,000। तो आपसे पूछा 5वें साल के एंड में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, अगर आपने 1 लाख रुपए उधार लिए हैं तो 1 लाख रुपए का 10%, 10,000 रुपए आपको ब्याज लग जाएगा पहले साल में। पहले साल आप पे 10,000 रुपए ब्याज लग जाएगा। अब 1 साल बाद आपने, पहले प्रिंसिपल कितना था? 1 लाख, पहले प्रिंसिपल था आपका 1 लाख रुपए। 1 साल बाद आपने 10,000 रुपए चुका दिया, आपका प्रिंसिपल 90,000 रुपए रह गया। तो अब केवल 90,000 रुपए ब्याज लगेगा, ब्याज की दर 10% है, 90,000 का 10% 9,000 ब्याज हो गया। फिर आपने सेकंड ईयर में 20,000 रुपए चुका दिए, 90,000 में से 20,000 रुपए चुका दिए, बचा कितना? 70,000। तो अब 70,000 पर ब्याज लगेगा, 70,000 पे ब्याज 10%, 7,000 ब्याज लगेगा। फिर फोर्थ ईयर में आपने 40,000 रुपए चुका दिए, सॉरी 30,000 रुपए चुका दिए थर्ड ईयर में, 70 में से 30 चुका दोगे, बचा 40,000 आपका कर्जा। तो 40,000 पे ही ब्याज लगेगा, 10% 4,000 रुपए। फिर फोर्थ ईयर में आपने 40,000 रुपए और चुका दिए, 40,000 रुपए और चुका दिए, तो जीरो। जीरो प्रिंसिपल है तो ब्याज भी आपका जीरो लगेगा। यानी कि मेरे दोस्तों इन 4 सालों के दरमियान आप पे 30,000 रुपए ब्याज लग गया। 4 साल में आप पे कितना ब्याज लग गया? 30,000 रुपए ब्याज लग गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, आपने पूरा अपना प्रिंसिपल तो जीरो कर दिया ना, आपने प्रिंसिपल तो पूरा चुका ही दिया। 4 3 7 2 9 1 10, 1 लाख प्रिंसिपल तो पूरा आपने जीरो कर दिया, 1 लाख से जीरो प्रिंसिपल तो पूरा चुका ही दिया आपने। ये ब्याज आप पे लग गया एक्स्ट्रा, यानी कि 5वें साल में आपको ये ब्याज ही चुकाना पड़ेगा 30,000 रुपए केवल। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी, क्योंकि या तो आप हर साल चुका ही रहे हो, प्रिंसिपल तो 1 लाख आपने चुका दिया, बस उस दरमियान ये ब्याज लग गया, तो 5वें साल के एंड में इस ब्याज को भी देके अपना कर्जा खत्म करवा लोगे। ठीक है जी? अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे, बताइएगा, करो जी। अब देखो मिसलेनियस सवाल है जी। सवाल का आंसर गलत है, सभी को 2 नंबर मिले थे। द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर रॉय 18,000। मिस्टर रॉय की मंथली इनकम 18,000 है। उन्होंने 30,000 रुपए का लोन लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए 5% के परिणाम से। द अमाउंट दैट विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट इन 3 साल, 3 साल में जो अमाउंट वो पे करेगा सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल में जो अमाउंट वो पे करेगा एज सिंपल इंटरेस्ट, उसकी मंथली सैलरी का कितना परसेंट है? मंथली सैलरी का बताइएगा। बहुत बेसिक सवाल है, केवल लैंग्वेज का खेल है। भाई रॉय एक महीने में 18,000 रुपए कमाता है, रॉय 18,000 रुपए। रॉय ने कर्जा लिया है कितने का? 30,000 रुपए का, 5% की दर से 3 साल में। तो 30,000 रुपए पर 5% की दर से 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये परसेंट जो जीरो चलाएगा 3 3 900 5 45 45 आपको ब्याज लगेगा, ठीक है ना? आपने 30,000 को डाले 5% की दर से 3 साल में। यही पूछा है कि जो आपको साधारण ब्याज देना पड़ेगा 3 साल में वो मंथली सैलरी का कितना परसेंट है। तो 18,000 मंथली सैलरी है और आपको 4500 साधारण ब्याज देना पड़ेगा 3 साल में, तो कितना परसेंट है भाई? 1/4, 1/4 मतलब 25% है। इसका आंसर है डी ऑप्शन। कोई सरपेर नहीं है इस सवाल का मेरे प्यारे भाई, लेकिन सवाल है तो मैंने आपको करवा दिया। चलेंगे अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 16 आपके सामने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड तगड़ा सवाल, ये बैंकिंग के पेपर में ज्यादा फेमस है ये वाला सवाल, और अगले जो तीनों सवाल है बैंकिंग के ज्यादा फेमस है। एसएससी में आएगा तो केवल मेंस में आएगा, ध्यान सुनिएगा। मैं दोनों ही तरीके से सवाल को बताऊंगा, बेसिक से भी और शॉर्टकट भी। सुनना, ए पर्सन बोरोड ए सम एट 6% पर एनम एंड रिटर्न 8400 रुपए आफ्टर 1 ईयर। एक आदमी ने 6% की दर से पैसा उधार लिया और 1 साल के बाद 8400 रुपए वापस कर दिए। अब ब्याज की दर 5% कर दी, तो अब जो भी धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। 1 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कर दिया गया, और जो रेस्ट अमाउंट है, जो बाकी अमाउंट है, उस पर 5% की दर से ब्याज लगेगा। आपसे बोला कि सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर का 13/20 है, दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। तो आपसे पूछा है कितना पैसा उधार लिया गया था, आपने कितना पैसा उधार लिया था? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल को कौन करेगा फटाफट? पहला तरीका सवाल को पी मान के, कि सपोज हमने पी रुपए उधार लिया था, पी रुपए उधार लिया था। अगर आपने पी रुपए उधार लिया है, ध्यान सुनिएगा, कितने रुपए उधार लिया? पी रुपए। तो पी रुपए पर 6% की दर से 1 साल का ब्याज इतना होगा। पी रुपए पर 6% की दर से 1 साल का ब्याज इतना होगा मेरे प्यारे। ब्याज की दर 6%, 1 साल का ब्याज इतना होगा। ये 1 साल के बाद मेरे दोस्तों आपका ये 1 साल का ब्याज है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर।
एक साल के बाद उसने 8400 रुपए वापस कर दिए। मतलब अगर उधार पी रुपए लिए थे, सुनना मेरी बात, पी रुपए उधार लिए थे, तो पी रुपए पर एक साल में 6% मेरे दोस्तों क्या लग गया आपका, 6% मेरे दोस्तों आपका लग गया जी यहां पर ब्याज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल बाद, एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 106%, ये अमाउंट हो जाएगा एक साल के बाद। क्लियर है? अगर आपने 100% उधार लिया है, ब्याज की दर 6% है, तो एक साल में कितना ब्याज लगेगा 6%, तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। एक साल बाद इस अमाउंट में से आपने 8400 रुपए लौटा दिए, 8400 रुपए लौटा दिए, यानी कि अब आपके खाते में इतना पैसा पड़ा होगा। अब आपके खाते में इतना ही तो पैसा पड़ा होगा भाई, आपने पी रुपए उधार लिए, सपोज ब्याज की दर है 6%, तो अगर पी रुपए उधार लिया आपने 6% की दर से, तो एक साल में मेरे दोस्तों इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा, पी रुपए का 6%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आप कहोगे सर, 100% प्रिंसिपल 6% ब्याज, एक साल बाद इतना अमाउंट हो जाएगा। अब इसमें से आपने 8400 रुपए लौटा दिए, तो अब आपका जो कर्जा है वो इतना है। अब इस कर्जे पर, ये आपका प्रिंसिपल है, इस कर्जे पर कितना ब्याज लगता है बच्चों, सेकंड ईयर में 5% ब्याज लगता है। तो इस पर मेरे दोस्तों 106%, ये पी क्या समझेगा मेरे प्यारे बेटे, ठीक है ना, और माइनस 8400, 8400, इसका मेरे दोस्तों कितना ब्याज लगा है, 5% ब्याज लगा, 5% आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का। क्लियर आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में साफ साफ बोला गया है, दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। सर जी एक कितना बुरा लगता है आपको, यहां भी पी माना, हाँ जी, दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। भाई साहब पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, इन दोनों का आपको रेशियो दिया है, अनुपात, इन दोनों का आपको क्या दिया बच्चों, अनुपात दिया है। फर्स्ट ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का ब्याज है भाई, और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर का 13/20 है, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज 20 है तो सेकंड ईयर का ब्याज 13 है, ये हो गया। यहां से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा। यह है सवाल को करने का बेसिक तरीका। अक्षय सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल को 10-12 बार पढ़ो, तब जाके आपको चीज क्लियर होगी। कोई मामूली सवाल नहीं है, खतरनाक सवाल है ये इसका बेसिक तरीका है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन ये बहुत लेंदी है, ऐसे करोगे तो आप पागल हो जाओगे और आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। क्या हो गया ये खतरनाक हुआ था, ठीक है, ये बेसिक तरीका है, ऐसे नहीं करना है, ये बेकार है। यहां पर लेफ्ट अमाउंट बोला है यादविंदर, लेफ्ट कि अब ब्याज की दर 5%, तो अब जो भी धनराशि बची है उस पर ब्याज लग रहा है 5%। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीके से सवाल को करने का, यहां से कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। नाउ आप ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज इंटू टाइम। क्लियर है भाई, मुझे अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए, प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल बराबर है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट परसेंटेज गुणा टाइम, प्रिंसिपल बराबर है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही हो जाएगा। हुआ क्या कि एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया 6% की दर से, ठीक है, एक साल के बाद 84 रुपए वापस कर दिए, एक साल के बाद। अब मेरे दोस्तों ब्याज की दर 5% कर दी गई है, जो भी धनराशि बची है। क्लियर है, मतलब आपने पी रुपए उधार लिए थे, एक साल बाद वो 6% बढ़ के 106% हो गए, ठीक है ना, ये हो गया आपका कर्जा, आपने 8400 रुपए लौटा दिया, तो अब आपका कर्जा यही तो है, टोटल कर्जा, अब आपके खाते में यही तो पैसा बचा है, ये धनराशि यही तो बची रहेगी। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, आप बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, तो मैं यहाँ पे 2 साल की कहानी दिखा रहा हूँ, मैं कहानी दिखा रहा हूँ आपको फर्स्ट ईयर की, मैं कहानी दिखा रहा हूँ आपको सेकंड ईयर की। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का रेशियो क्या है मैं जानना चाहता हूँ। सवाल ने साफ साफ बोला है दूसरे साल का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का 13/20 है, दूसरे साल का ब्याज पहले साल के ब्याज का 13/20 है, क्योंकि पहले साल का ब्याज अगर 20 है तो दूसरे साल का ब्याज 13 है, 13 बटे प्रिंसिपल निकालना, तो सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंट गुणा टाइम। पहले साल ब्याज की दर 6% है, दूसरे साल ब्याज की दर 5% है। पहला साल मतलब एक साल, सेकंड ईयर मतलब एक साल, सेकंड मतलब एक साल। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो पैसा है, जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, उसका रेशियो आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भी, तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 100 और 13 78 100 रेशियो 78, ये रेशियो आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रिंसिपल आ गया। यानी कि फर्स्ट ईयर में पहले साल की शुरुआत में अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो सेकंड ईयर की शुरुआत में आपका प्रिंसिपल 78 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर फर्स्ट ईयर की शुरुआत में आपका प्रिंसिपल 100 है तो फर्स्ट ईयर की शुरुआत में आपका 100 पे 6% मेरे दोस्तों लगा है ब्याज, तो जाके आपका अमाउंट 106 हो गया, और इस 106 अमाउंट में से आपने 8400 रुपए चुका दिए, इस 106 में से आपने 8400 रुपए चुका दिए, तब जाके आपका सेकंड ईयर का प्रिंसिपल 78 बचा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल 78। बोलो क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों 106 से 78 कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 28, तो 28 की वैल्यू ही मेरे प्यारे भी सवाल में 8400 रुपए है, कितने गुना 300 गुना, 28 से 84 ये 300 टाइम्स से 300 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 300 गुना है तो कितना पैसा उधार लिया गया 100, 100 की वैल्यू भी 300 गुना होगी, पैसा आपने 100 उधार लिया था, 100 की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 30 रुपए। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, बहुत तगड़ा सवाल है, ठीक है ना। सवाल को एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो स्किप कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17, ये भी बैंकिंग का सवाल है, इसको आप करके बताओ जल्दी से, करो एक बार। जी, ए पार्ट ऑफ 44,500 इज लेंट आउट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ। 44,500 रुपए का एक भाग दिया गया है 15% के सिंपल इंटरेस्ट से, जो पर 6 महीने, यानी कि 6 महीने में 15% ब्याज है। द रेस्ट ऑफ अमाउंट इज लेंट आउट एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट वाज लेंट आउट इज 10:3। फाइंड द सेकंड पार्ट दैट वाज लेंट आउट एट 18%। बहुत तगड़ा सवाल है, पहले सवाल को ढंग से पढ़ो 4-5 बार, तब आपको समझ में आएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। आपके पास 44,500 रुपए हैं, इसके आपने 2 टुकड़े करे, एक हिस्सा आपने उधार दिया 15% प्रति अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि 6 महीने में 15% ब्याज है, तो एक साल में कितना होगा 30%। तो ब्याज की जो दर है वो 30% पर एनम है ब्याज की दर। आप बोलोगे हाँ जी सर, 6 महीने में 15% ब्याज है मेरे प्यारे भाई, 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ है, 6 महीने में, तो ब्याज की दर एक साल में कितनी होगी 30%। 6 महीने में 15, एक साल में 30%, तो 44,500 रुपए थे आपके पास, एक हिस्सा दिया आपने 30% पर एनम की दर से, बाकी जो सेकंड हिस्सा जो रेस्ट अमाउंट है वो आपने दिया है 18% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से, लेकिन ये एक साल के बाद दिया है, एक साल के बाद। बात समझना,
ये बात गौर करने वाली है कि सेकंड हिस्सा फर्स्ट हिस्से के 1 साल के बाद दिया है। द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज लेंट आउट, जो पहला अमाउंट उधार दिया गया था उसके 4 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 10:3 है। तो आपसे पूछा है सेकंड पार्ट कौन सा है, कितना है, जो 18% के रेट से उधार दिया गया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। अभी समझाया कि प्रिंसिपल बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट परसेंटेज गुणा टाइम, ये होता है प्रिंसिपल। तो आपने 44,500 रुपए के 2 हिस्से करे, फर्स्ट और सेकंड। आपको सेकंड हिस्सा निकालना है। सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों हिस्सों की वैल्यू का रेशियो निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। आपसे बोला है 44,500 आपने उधार दिए हैं 2 टुकड़ों में, और जो ब्याज रिसीव हुआ, जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो वो 10:3 है। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो मेरे दोस्तों वो कितना है, 10:3। आप बोलोगे हाँ जी सर। रेट, अगर मैं रेट की बात करूं तो पहला हिस्सा दिया गया 30% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और दूसरा हिस्सा उधार दिया गया 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब मैं बात करता हूं टाइम की। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है 4 साल के बाद, जब पहला हिस्सा उधार दिया गया था 4 साल के बाद, यानी कि पहला हिस्सा उधार दिया गया है 4 साल के लिए, लेकिन सेकंड हिस्सा है वो पहले के 1 साल बाद दिया गया है। तो सेकंड हिस्सा उधार दिया गया है केवल और केवल 3 साल के लिए। यही इस सवाल में लॉजिक है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है जी भाई। 44,500 का एक हिस्सा आपने उधार दिया है 15% सिंपल इंटरेस्ट, जो कि पर 6 मंथ, हर 6 महीने में 15% साधारण ब्याज है, तो हर 1 साल में 30% होगा, ये उधार दिया। फिर रेस्ट अमाउंट आपने उधार दिया 18% के सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन 1 साल के बाद। तो जो सेकंड हिस्सा है वो 1 साल के बाद उधार दिया गया है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है, जो पहला अमाउंट आपने उधार दिया गया उसके 4 साल बाद 10:3 है, यानी कि पहला हिस्सा उधार दिया गया है 4 साल के लिए, दूसरा हिस्सा 1 साल बाद उधार दिया गया है, यानी कि दूसरा हिस्सा उधार दिया गया 3 साल के लिए। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ो, बार बार पढ़ो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो फर्स्ट हिस्से और सेकंड हिस्से का रेशियो आ गया। मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है, मुझे रेट पता है, मुझे टाइम पता है, तो मैं फर्स्ट हिस्से और सेकंड हिस्से की वैल्यू का रेशियो निकाल लूंगा। तो यहां से आ गया। इससे बेस्ट तरीका नहीं है, 3 से 3 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। आ जाएगा 180 रेशियो 120, 180 से 120 का रेशियो आ गया 3:2। 18 दूसरा 180, 40 से 120, 80 से 180 से 120 का रेशियो 3:2। ये दोनों हिस्सों का रेशियो आ गया। आपसे पूछा 18% की ब्याज दर पर दिया गया धन कितना है, तो ये सेकंड वाला हिस्सा आपको निकालना है। 44,500 का सेकंड वाला आपको निकालना है मेरे दोस्तों, 2 है। आउट ऑफ टोटल कितना है मेरे दोस्तों, 5। टोटल 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 5 से 100 मेरे दोस्तों ये आपका 20 बार चला जाएगा, 20 दूनी 40, और 44,500 का 40 गुना करेंगे तो 16700, फिर आपका 2000 ऐड हो जाएगा, 17800। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। लैंग्वेज समझ आना? अक्षय जैसे तुम्हारी हरकतें वैसे तो कभी नहीं होगा। एक छोटी छोटी बात को समझने में आप 10-10 मिनट लगाते हैं, तो कैसे काम चलेगा भाई? जब आप इतने स्लो हैं कि आप एक छोटी सी बात को, सवाल की लैंग्वेज को समझ के पढ़ नहीं सकते, तो आप कैसे जल्दी चीजों को पूरा कर लोगे? इस सवाल को 10 बार पढ़ो, जो भी बात पढ़ो उसको कॉपी में लिखो। सवाल के सॉल्यूशन में तुमको कोई दिक्कत नहीं, तुमको सवाल की लैंग्वेज में ही दिक्कत है भाई। 44,500 रुपए के आपने 2 टुकड़े करे हैं। एक हिस्सा उधार दिया आपने 30% की दर से, दूसरा हिस्सा उधार दिया आपने 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये बात भी घुमा के बोली गई है। दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के 1 साल बाद उधार दिया गया। भाई सवाल क्यों नहीं पढ़ रहे यार? सवाल पढ़ लो, मर जाओ कहीं जाके। The ratio of interest after 4 year from the time when the first amount was lent, जो पहला अमाउंट उधार दिया गया था उसके 4 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10:3 है, यानी कि पहला हिस्सा 4 साल के उधार दिया गया है, दूसरा हिस्सा जो है वो जो है पहले हिस्से के 1 साल बाद उधार दिया गया था, यानी कि दूसरा हिस्सा उधार दिया गया 3 साल के लिए। हर चीज सवाल में लिखी हुई है, सवाल को पढ़ो वरना बाहर में जाओ। हद होती है भाई, किसी चीज की हद होती है। आगे चलेंगे, मामूली सवाल नहीं है ये तुम्हारी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इतने घटिया हैं कि गणित समझना तो दूर, आप एक हिंदी का एक स्टेटमेंट नहीं समझ सकते, तो क्या करोगे तुम जीवन में? कचरा कहीं के। इस सम ऑफ ₹14,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच ए वे। ये कठिन वाले सवाल हैं, आप आसान पढ़ना है तो आसान पढ़ के छोड़ दीजिए, इनको स्किप कर दो। जो कमजोर बालक हैं वो इसको स्किप कर दो, ये कठिन सवाल है। वही बच्चा पढ़े जिसे 100% स्कोर करना है, 100%। ठीक है ना? क्योंकि इनमें दिमाग चाहिए। 14,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% की साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 8% साधारण ब्याज मिलता है। 1 साल के बाद 5% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज 8% की दर पर प्राप्त वाले भाग से 92.25 रुपए अधिक है। ठीक है, तब 8% वार्षिक दर वाला भाग कितना है? देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। कौन वाला किस सवाल को करके बताएगा? कई तरीके हैं सवाल को करने के। 14,000 रुपए की धनराशि को 2 भाग में बांटा गया, मैंने मान लिया कि ए और बी। 14,000 की धनराशि को 2 भाग में बांटा गया, मैंने मान लिया कि ए और बी, यानी कि मेरे प्यारे भी ए प्लस बी। यहां से रेशियो नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं दिया। यहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो नहीं दिया है। अभी आप सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो नहीं दिया तो रेशियो से नहीं होगा सवाल। 14,500 के 2 पार्ट करे गए, मैंने मान लिया ए और बी, तो ए प्लस बी बराबर जो है वो 14,000 है। पहली लाइन बोली है, 14,000 रुपए के 2 पार्ट किए गए। पहला भाग 5% की दर से, जो पहला हिस्सा है ए उसमें 5% की दर से ब्याज लगता है, 5% ब्याज। जो दूसरा हिस्सा है बी उसमें ब्याज लगता है 8% परिणाम, 8% परिणाम। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या बोला है? 1 साल के बाद, 1 साल के बाद। सवाल को ढंग से पढ़ो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, सवाल पढ़ लो। 1 साल के बाद 5% की दर वाले भाग पर जो ब्याज है वो 8% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज से 92.25 रुपए अधिक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई 14,000 के 2 पार्ट के ए और बी, ये हिस्सा इन्वेस्ट किया गया 5% की दर से और दूसरा हिस्सा बी इन्वेस्ट किया गया 8% की दर से। तो पहले हिस्से पर 1 साल में 5% ब्याज होगा, दूसरे हिस्से पर 8% की दर से ये ब्याज होगा। तो पहले 5% की दर से जो ब्याज है वो 8% की दर से जो ब्याज मिलता है दूसरे भाग पर, उससे 92.25 रुपए ज्यादा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही सवाल में 92.25 रुपए दे रखा है। इन दोनों का अंतर ही 92.25 रुपए दे रखा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपके सामने यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल बन गए। आपसे पूछा 8% वार्षिक दर वाला भाग, नहीं आपसे सवाल बी का मान पूछा है कि 8% की दर पर कौन सा भाग दिया गया है। मुझे इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके बी का मान निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? बी निकालना है तो ए को गायब कर दो। यहाँ ए का 5% है, यहाँ ए है, इस पूरी इक्वेशन में मैं 5% से गुणा कर देता हूं। इस पूरी इक्वेशन में मैं 5% से गुणा कर देता हूं। भाई 14,000 रुपए का 5% कितना होता है? 700 रुपए। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 5% से गुणा कर दिया कि मुझे केवल ए का मान, बी का मान निकालना है। ए घटाना है, ए हटाना है तो घटा दो। पर इसमें से इसको मेरे प्यारे भी घटा दो। जैसे आप घटाओगे तो कट जाएगा ये। 5 में से -8 को घटाओगे 13% हो जाएगा, घटा देना है, ये माइनस कर देना है। यानी कि बी के हिस्से का 13% किसके बराबर है? 700 में से घटाएंगे 92.25 तो क्या आएगा? 700 में से 93 घटा लो, 607.75 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है भाई। तो बी का 13% मेरे प्यारे भाई 607.75 है। तो बी का 1% कितना है? आप बोलोगे सर 13 चौका 52, 8 7 13 78, 9 7 है भाई 13 7 91, 6 13 5 65। तो बी के हिस्से का 1% 40.75 है। तो 100% कितना है? 100 से गुणा कर देंगे, 40 रुपए। तो 4675 रुपीज इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत तगड़ा सवाल, एक मजेदार सवाल था, ठीक है ना। लेकिन सवाल में मेहनत करनी पड़ेगी, मामूली क्वेश्चन नहीं है। अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 19 और 20 दो क्वेश्चन आपके सामने। अब मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहाँ पर दो सवाल हैं और दोनों ही एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, खतरनाक सवाल है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। 19 और 20 चलिएगा, मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा। नहीं विशाल, सवाल को ढंग से पढ़ो जी। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है। ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड सम एट 20% सिंपल इंटरेस्ट। ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 250.5। बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट, यदि वो अमाउंट को इंटरचेंज कर दे तो उसे 10 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपसे पूछा है उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 15% की साधारण ब्याज की दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है बेसिक से दो इक्वेशन बना के। मैंने मान लिया कि एक आदमी जो है मेरे दोस्तों, एक आदमी ने दो पैसा इन्वेस्ट किया ए और बी। एक आदमी ने कुछ राशि इन्वेस्ट किया 15% की दर से और कुछ राशि इन्वेस्ट किया 20% की दर से। मैंने ए और बी मान ली। तो ए पे कितना ब्याज है? 15%। एक साल में बी पे कितना ब्याज है? 20% एक साल में। ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ एक साल में कितना ब्याज मिला? 250.5। तो इन दोनों का जो समय वो 250.5 है, 250.5। अब क्या बोला है? अगर उसने निवेश की राशि को आपस में बदल दिया। निवेश की राशि को आपस में बदलने का मतलब ये है, निवेश की राशि को आपस में बदलने का मतलब ये है कि इंटरचेंज कर दिया। मतलब अब ए रुपए इन्वेस्ट कर दिया 20% की दर से और बी रुपए इन्वेस्ट कर दिया 15% की दर से। राशि को इंटरचेंज करने का मतलब है कि जैसे एक आदमी के दो बैंक में खाते हैं, आईसीआईसी और एक्सिस में, तो आईसीआईसी का पैसा एक्सिस में डाल दिया, एक्सिस का आईसीआईसी में डाल दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जाएगा। ए पे कितना ब्याज मिलेगा? 20%, बी पे कितना ब्याज मिलेगा? 15%। तो अब जो उसे ब्याज मिलता है एक साल में वो 10 रुपए ज्यादा मिलता है, यानी कि पहले 250.5 था, अब 10 रुपए ज्यादा ब्याज है, 260.5। तो आपके सामने दो इक्वेशन बन गई और मुझे इनको सॉल्व करना है। आपके सामने दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, मुझे इनको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई, और आपका उत्तर आ जाएगा। ये है सॉल्व करने का तरीका, बेसिक तरीका है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना है। बेसिकली एक बार इनको जोड़ो, एक बार इनको घटाओ, अपने आप आ जाएगा। एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ो, एक बार घटाओ, बट बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है जी। ये है सवाल को करने का बेसिक तरीका। सवाल की बातों को यहां पे लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब दूसरा बेस्ट तरीका जो आपको सवाल को करने के लिए बताऊंगा वो है शिफ्टिंग मेथड। और इस शिफ्टिंग मेथड मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी सिखाया था। अगर आपको याद हो, अब तक आप भूल गए होंगे, शिफ्टिंग प्रॉफिट लॉस का आखिरी कांसेप्ट मैंने सिखाया था आपको जी। एक आदमी ने भाई दो हिस्से हैं मेरे प्यारे भाई ए और बी, दो हिस्से करे एक आदमी ने ए और बी, ठीक है। कुछ हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया 15% ब्याज की दर पर और कुछ हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया है 20% साधारण ब्याज की दर पर। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। और उसको एक साल में कितना ब्याज मिला? एक साल में उसको 250.5 रुपए ब्याज मिला, 250.5 रुपीज ब्याज मिला एक साल में। बोला है अगर वो अपने निवेश की राशि को आपस में बदल दे, निवेश की राशि को आपस में बदल दे, इंटरचेंज कर दे, मतलब पहला पैसा इन्वेस्ट कर दे 20% ब्याज की दर से, दूसरा इन्वेस्ट करे 15% ब्याज की दर से, तो उसको 10 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। कितना? 10 रुपए मेरे प्यारे ज्यादा ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऐसा बोला गया, 10 रुपए अधिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। निवेश की राशि को आपस में बदल देगा, यानी कि पहला हिस्सा 20% की दर से निवेश कर दे, दूसरा 15% की दर से इंटरचेंज कर दिया, तो उसे 10 रुपए ज्यादा ब्याज, 10 रुपए ब्याज के रूप में अधिक मिलते हैं। भाई क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते शुभम? यार आप सवाल क्यों नहीं पढ़ते, मुझे ये बताओ। आप लोगों को सवाल पढ़ने में क्या तकलीफ है? मैं कितनी बार तुम लोगों को बोल चुका हूं कि आपकी जिंदगी के आधे डाउट खत्म हो जाएं अगर आप सवालों को ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। पता नहीं क्यों क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। कम से कम जो चीज सवाल में दी हुई है उसको तो आपको पता होना चाहिए। हद होती है यार, किसी चीज की हद होती है। स्वराज मैं पहले सवाल पढ़ता हूं 2 बार, अब मैं पूरा सवाल ही थोड़ा पढ़ता रहूंगा यार। इतना ज्यादा टाइप है, इतना ज्यादा सिलेबस करना नहीं है क्या? हद होती है यार। शिफ्टिंग मेथड है, ढंग से समझिएगा प्यार से। एक ही सवाल समझाऊंगा, एक आप खुद से करना इसका अगला। ये सवाल में दिया हुआ है, बोला है उसने 15% साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया था, 15% साधारण ब्याज पर ए इन्वेस्ट किया था। आपको ये बताना है, आपको इस सवाल में ए का मान बताना है कि 15% साधारण ब्याज पर कितना पैसा निवेश किया गया था, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए जहां डाटा इंटरचेंज किया गया है, डाटा इंटरचेंज किया गया, देखो इंटरचेंज होगा 15 20 है 20 15 है या सम बराबर। देखो यहां भी 15 + 20 35, यहां भी 20 + 15 35, देखो सम बराबर है, सम बराबर 15 यहां जोड़ के 35 आ रहा है, यहां भी 35 आ रहा है, या फिर डाटा इंटरचेंज किया गया है। वहां हर एक सवाल में ये जो है तरीका लग जाएगा जो मैं आपको बताऊंगा। सवाल में ए का मान निकालना है, अगर ए का मान निकालना है तो बी को 0 करो, मतलब ऐसा जुगाड़ करो कि बी में कोई पैसा इन्वेस्ट ना किया जाए, सारा का सारा पैसा, टोटल 35 हो रहा है ना, सारा का सारा पैसा ए में ही इन्वेस्ट किया जाए, ऐसा जुगाड़ करो। अगर आपको ए का मान निकालना है तो बी को 0 बनाइए, ए का मान निकालना है तो बी को 0 बनाइए। अब लॉजिकली देखो, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करेंगे, बढ़ती डायरेक्शन में। भाई जब ब्याज की दर देखो, यहां पे 15% ब्याज है, 20% ब्याज है, बढ़ती डायरेक्शन में काम करेंगे। जब 5% मेरे दोस्तों, जब ए में जो है ब्याज 5% एक्स्ट्रा बढ़ता है 5%, तो यहां ऑटोमेटिकली 5% कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? यहां ऑटोमेटिकली 5% कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? लॉजिकली सुनना,
जब ए में 5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है तो ऑटोमेटिकली बी में 5% ब्याज कम हो जाता है और आपको 10 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है पहले से। जितना ब्याज पहले मिला था उससे 10 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता है। मेरे प्यारे भाई, अगर ये 15% बी में इन्वेस्ट ना करके, अगर ये 15% बी में इन्वेस्ट ना करके ए में ही इन्वेस्ट किए जाए मेरे प्यारे भाई, तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? ये 15% बी में इन्वेस्ट ना करके मैंने बी को क्या बना दिया, ये 15% बी में ना इन्वेस्ट करके बी को 0 कर दिया। ये 15% बी में ना इन्वेस्ट करके अगर ए में ही इन्वेस्ट किया जाए तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? आप देखो मल्टीप्लायर चेक करो। जब ब्याज 5% एक्स्ट्रा है तो 10 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता है। 5 का दुगुना है 10, मल्टीप्लायर देखो, 5 का दुगुना है 10, तो 15 का दुगुना कितना होता है 30, ये 15 का दुगुना कितना होगा 30, तो 30 रुपए ब्याज मेरे प्यारे भाई एक्स्ट्रा मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 250.5 में 40 आप जोड़ेंगे तो 290.5 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि मेरे दोस्तों 20 + 15, ए में आपने कितना इन्वेस्ट किया है 35%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ए में जो आपने बी को तो बना दिया 0 और सारा का सारा पैसा आपने किस में इन्वेस्ट कर दिया? ए में, क्योंकि आपको ए का ही मान निकालना है। तो ए की वैल्यू का 35% ही 290.5 है। ए की वैल्यू का 35% ही 290.5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ए की वैल्यू का 35% ही मेरे प्यारे, देखो 5 का दुगुना है 10 रुपए, तो 15 का दुगुना 30 रुपए, मल्टीप्लाई चेक करना है। ए की वैल्यू का 35% ही 290.5 है। 290.5 को 10 हटा लेंगे तो 290 का दुगुना होता है 580, तो 290.5 को लिख सकते हैं 581/2, 581/2। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 35% की वैल्यू 581/2 है, इसी जगह 7 7 35, 7 8 56, 7 21। आप बोलोगे हाँ जी सर। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 20 से गुणा कर दो, 20 से 20 100 होता है, तो 83 × 20/2 यानी कि 830 रुपए। यानी कि ए का 100% 830 रुपए है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन, खत्म। ठीक है जी, ये बहुत बेहतरीन तरीका है ऐसे सवालों को करने का। चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अगर इस सवाल में ए का ना पूछ के बी का पूछा होता, अगर इस सवाल में आपसे ए की वैल्यू ना पूछ के बी की वैल्यू पूछी होती, मतलब आपसे पूछा होता कि बताओ उसने 20% की दर से, सॉरी 20% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 20% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया, अगर सवाल में आपसे ये पूछा होता तो इस सवाल को फिर कैसे करते? मैं हटा दे रहा हूं। आपसे पूछा होता कि 20% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, बी की वैल्यू पूछी होती। हमेशा बढ़ती हुई डायरेक्शन में काम करते हैं, बढ़ती हुई डायरेक्शन में। ठीक है भाई, भैया तीर नीचे की तरफ आता है तो 10 रुपए बढ़ रहे हैं, अगर इस तीर को ऊपर की तरफ ले जाओगे, रिवर्स करोगे तो 10 रुपए घटने चाहिए भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में आपको काम करना है भाई। नीचे की तरफ आ रहे हैं 10 रुपए बढ़ रहे हैं, पहले से 10 रुपए ब्याज, तो अगर यहां से यहां 10 रुपए ब्याज ज्यादा है तो यहां से यहां 10 रुपए ब्याज कम है। सिंपल बात, सुनिएगा, मुझे बी का मान निकालना है। बी में आप 5% ब्याज अगर एक्स्ट्रा लोगे, अगर 5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा बी में, तो 10 रुपए इंटरेस्ट कम मिलेगा। अगर आप बी को 5% बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली ए 5% कम हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बी का मान निकालना है तो ए को 0 करना है, ए को 0 करना है। यानी कि ये 15% ए में इन्वेस्ट ना करके अगर ये 15% में बी में ही इन्वेस्ट किया जाए मेरे प्यारे भाई, तो भैया यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट तो हो गया 0 और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 35% वो किसमें किया गया है? बी में इन्वेस्ट किया गया। आप बोलोगे हाँ सर, ये पैसा ए में इन्वेस्ट ना करके अगर बी में ही इन्वेस्ट किया जाए सारा का सारा, तो आप मुझे बताओ जब बी में 5% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते तो ब्याज 10 रुपए कम होता है मेरे प्यारे। क्लियर है? 10 रुपए। अगर आप मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, लॉजिकली मेरी बात को समझिएगा, लॉजिकली अगर आप 15% बढ़ाओगे तो कितना कम हो जाएगा? 15% बढ़ाओगे तो कितना कम होगा? तो आपको सर 5 का दुगुना है 10, 15 का दुगुना है 30, तो 30 रुपए कम हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं है सर जी, टेंशन ना लो। ये 5% बढ़ाओगे तो 10 रुपए कम हो रहा है, यहाँ पर दुगुना है, 15% बढ़ाओगे तो 30 रुपए कम होगा, यानी कि 220.5, 50 में 30 घटाओगे 220.5 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे की दिक्कत नहीं है। यानी कि बी के इन्वेस्टमेंट का 35% ही 220.5 है, तो बी का 35% 220.5 है। 220 होता है 440 का आधे, 441/2 है, तो 7 से काटेंगे, अभी 7 42 और 3 7 21। ये बी का 5% आ गया, बी का 100% क्या आएगा? 20 से गुणा कर देंगे तो 630 रुपए। तो बी की वैल्यू जो आएगी वो 630 रुपए आएगी, ये सवाल का आंसर हो जाएगा, खत्म। अरे 250 से 30 घटाएंगे 220 ही तो आएगा, खत्म। ठीक है, तो ये होता है शिफ्टिंग वाला तरीका और ये बेस्ट तरीका है। मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आई है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20 ऐसा ही है, उसको खुद से ट्राई करिएगा आप लोग। सवाल नंबर है दोस्तों 21। अब देखो अगला टाइप है, मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक आप खुद से करिएगा। 21वां सवाल बनाइएगा जल्दी से, तो एक क्वेश्चन बना के करेंगे। अक्षय सवाल देखेंगे 21 नंबर, बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, इस सवाल को करने का भी बताइएगा। अंकित 6000 रुपए उधार लेता है साधारण ब्याज पर बैंक से, 6 साल बाद वो 2000 रुपए चुका देता है। शुरुआत से 10 साल बाद 5300 रुपए देकर कर्जे से मुक्त हो जाता है, ब्याज की दर बताइएगा। अंकित ने 6000 रुपए उधार लिए हैं बैंक से, 6 साल बाद 2000 रुपए चुका दिए। अब शुरुआत से 10 साल के बाद 5300 रुपए देकर कर्जे से मुक्त हो गया, ब्याज की दर बताओ। 2 तरीके बताऊंगा इस सवाल को करने का। पहला तरीका बेसिक वाला कि माना ब्याज की दर 8% पर एनम है, बहुत स्पेशल टाइप है, बहुत स्पेशल। ब्याज की दर 8% पर एनम है। एक बात बताओ, एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपए उधार लिए, बैंक से 6000 रुपए, 2000 रुपए उसने ये चुकाए हैं 6 साल बाद, और शुरुआत से 10 साल बाद 5300 रुपए ये चुकाए हैं। तो चुकाया कितना है? 2000 और 5300, यानी कि 7300 रुपए टोटल चुकाए हैं उसने। एक आदमी ने बैंक से उधार लिया 6000 रुपए, 6 साल के बाद 2000 चुकाया है, और शुरुआत से 10 साल के बाद 5300 रुपए चुका के कर्जा मुक्त हो गया। तो 2000 और 5300 7300 रुपए चुकाए हैं आदमी ने। उधार बैंक से 6000 रुपए लिए थे, तो यानी कि 1300 रुपए एक्स्ट्रा चुकाए हैं, यानी कि 1300 रुपए ही क्या है? आदमी ने ब्याज दिया है। ये 1300 रुपए जो आदमी ने एक्स्ट्रा चुकाए हैं, 1300 रुपए ही आदमी का ब्याज है। तो बस सवाल मुझे ही सवाल सोल्व करना, कुछ ही नहीं मेरे प्यारे। अब इस बात को सुनिएगा, एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपए उधार लिए, कितना उधार लिए? बैंक से 6000 रुपए, ब्याज की दर है 8%। 6 साल के बाद जो है 2000 रुपए चुकाए, तो इस 6000 रुपए पर 6 साल तक ब्याज लगेगा। इस 6000 रुपए पर 6 साल तक ब्याज लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 6000 रुपए का 6 साल तक कुछ नहीं किया, ब्याज की दर 8% है, 1 साल का ब्याज 8%, 6 साल का ब्याज कितना लगेगा ब्याज? आप बोलोगे हाँ सर 6 साल बाद 2000 रुपए चुका दिए। भाई 6000 में से अगर 2000 रुपए आपने चुका दिए तो बचा कितना? 4000 कर्जा बचा आपके माथे पे, तो अब इसी 4000 पर ही ब्याज लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब केवल 4000 रुपए पर ही ब्याज लगेगा 8% के हिसाब से। कितने साल तक मेरे प्यारे भाई? यही लॉजिक समझना है। शुरुआत से 10 साल बाद 5300 रुपए देकर कर्जे से मुक्त हो गया। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ा करो, यानी कि
कर्जा मुक्त होने में 10 साल लगे हैं, 6 साल तो ये, यानी कि इस 4,000 रुपए पर केवल 4 साल का ब्याज लगेगा। 4 साल भाई, शुरुआत से 6 साल बाद 6,000 चुकाया और फिर शुरुआत से 10 साल बाद 5300 चुकाया, यानी कि यहां पे 4 साल ही तो बचाइए, 4 साल। इस 4,000 रुपए पर केवल 4 साल का ब्याज लगेगा। समझ में आया? तो 4,000 रुपए पर 8% की दर से 4 साल का ब्याज लगेगा और ये ब्याज ही टोटल मिला के आपका कितना है? 1300 रुपए के बराबर है। खत्म, बात समाप्त। ऐसे भी सोच सकते हैं मेरे प्यारे, अगर थोड़ा दिमाग है, कि 6,000 को उधार लिया था, 2,000 चुका दिया, कर्जा बचा 4,000, 4,000 का कर्जा बचा, 5300 चुकाया आपने, 1300 रुपए एक्स्ट्रा चुकाया है, यही 1300 रुपए आपका ब्याज है, यही 1300 ब्याज है। ऐसे भी सोच सकते हैं। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बस यहां से कैलकुलेशन करनी है, परसेंट से 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो हम काट ही लेते हैं मेरे प्यारे भाई यहां से, तो आ जाएगा 36 आर और 24 60 हो जाएगा, 6 36 और 4 चौक 16, 36 और 16 52 होगा, 52, 36 और 16 52 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो 52 आर बराबर 130, तो ये जाएगा मेरे दोस्तों 26 से 26 दूनी 52, 26 पंजे 130, तो आर का मान आ गया 5/2 यानी कि 2.5। कैलकुलेशन करने पर 2.5% ब्याज की दर है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये सवाल का करने का बेसिक तरीका है, बेसिक सवाल है, ठीक है। कर पाओगे? मुझे लगता है कि आप कर पाओगे ना। अब समझिएगा मेरे दोस्तों हमारा तरीका जो आपको जानना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। सुनो, मैं आपसे ये पूछता हूं, ध्यान सुनेगा बच्चों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आपने 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर 8 साल तक ब्याज दिया, 8 साल तक, 8 साल तक। या फिर मैं आपसे कहूं कि आपने 5 अट्ठे 40, 40,000 रुपए पर 1 साल तक ब्याज दिया। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है या सेम बात है? सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, बताना जरा। देवेश कह रहे हैं यस सर बहुत अंतर है। देवेश क्या अंतर है? देवेश क्या अंतर है? मैं आपसे कहूं कि आप हर महीने 18,000 रुपए कमाओ, हर महीने आप 2,000 रुपए कमाओ, या फिर एक साल में 24,000 रुपए कमाओ, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? आप हर महीने 2,000 रुपए कमाओ या एक साल में 24,000 कमाओ, क्या कोई फर्क है? नहीं। मैं ये कहता हूं कि 5,000 रुपए पर 8 साल का ब्याज 8% की दर से, और कोई ना कोई रेट तो 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 8% की दर से, ये बराबरी तो है। देखो गुणा करके देखो बराबर, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ये 40 है, बराबरी तो, कोई फर्क थोड़ा है। सेम बात है बेटा, दिस इज इक्वल। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका और प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया है और कोई फर्क नहीं है। इस कंसेप्ट का, इस टेक्नोलॉजी का सवाल इस्तेमाल में सवाल में करूंगा मैं केवल 1 साल पे ध्यान दूंगा, 1 साल पे। आप बोलोगे हाँ जी सर बड़ा अच्छा टेक्निक बताते हैं, बेसिक भी बता रहा हूं। अंकित ने 6,000 को उधार लिया बैंक से, 6 साल बाद 2,000 रुपए चुकाया, यानी कि 6,000 रुपए पर 6 साल का ब्याज लगेगा, 6,000 रुपए पर 6 साल का ब्याज लगेगा। या फिर मैं कह सकता हूं कि 6 36, 36,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा, 36,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा, 1 साल। बोलो, एक आदमी ने 6,000 को उधार ले लिया, 6 साल तक कुछ नहीं किया, तो इन 6,000 पर 6 साल तक ब्याज लगेगा, या फिर 36,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा। दिमाग में लिखा करो, दिमाग में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 6 साल बाद 2,000 रुपए चुका दिया, अब कर्जा बचा 4,000, अब कर्जा केवल 4,000 रुपए बचा। शुरुआत से 10 साल के बाद 5300 रुपए देकर कर्जे से मुक्त हो गया। अब कर्जा 4,000 था, चुकाया है 5300, 1300 रुपए फालतू चुकाया है, तो यही 1300 रुपए क्या गया है आपका? 1300 रुपए जो एक्स्ट्रा गया, ये ब्याज है। 6 साल के बाद 2,000, 6,000 में से 2,000 चुका दिया, 4,000 बचा, और शुरुआत से 10 साल बाद 5300 देकर कर्जे से फ्री हो गया। 6 साल बीत चुके हैं, तो अब 4 साल ही बचे हैं, तो 4,000 रुपए पर 4 साल का ब्याज लगेगा, 4,000 पर 4 साल का ब्याज, यानी कि 4,000 पे 4 साल का ब्याज, या फिर 16,000 रुपए, 4 चौक 16, 16,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा, 16,000 पर 1 साल का ब्याज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 36 प्लस 16 कितना होता है? 52,000, यानी कि 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही 1300 है। 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही 1300 है। तो 100 रुपए पर 520 से भाग कर दो, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? 1300 बटे 520, 0 से 0, 13 चौका 52, 2.5। और आपको पता है कि 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, 2.5%। यही आंसर है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। बताइए, एक और सवाल करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई आपको, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है ना। एक आप फिर खुद से करिएगा मेरे दोस्तों, ये बताइएगा जिस सवाल का क्या आंसर है। बनाओ। एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 2 साल बाद 3,000 रुपए चुका दिए, 5 साल के एंड में 25 रुपए चुका दिए, और 7 साल के एंड में 6720 रुपए का भुगतान करता है और अपना सारा बकाया, सारा ड्यू क्लियर कर देता है। ब्याज की दर बताइए क्या होगी? ये सवाल आपके सामने है, अब सुनना। एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 2 साल बाद 3,000 चुकाए हैं, यानी कि इस 10,000 रुपए पर, इस 10,000 रुपए पर 2 साल का ब्याज लगेगा। 10,000 पे 2 साल का ब्याज, या फिर 20,000 रुपए पर 10 दूनी 20, 20,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा। 2 साल बाद 3,000 रुपए चुका दिए, 10,000 उधार लिया था, 3,000 रुपए चुका दिया, तो बचा कितना? 7,000 रुपए, 7 की 7,000 रुपए बचा। 5 साल के एंड में 25 रुपए चुकाया। 2 साल और 5 साल के बीच में 3 साल का गैप है, 3 साल का, 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल और 5 साल के बीच में 3 साल का गैप है। तो इस 7,000 पर 3 साल का ब्याज लगेगा, 7,000 पर 3 साल का ब्याज लगेगा, या फिर 7 या 21, 21,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा मेरे प्यारे भाई। 10,000 में से 3,000 चुका दिया, बचा 7,000। क्लियर है? अब 7,000 में से 25 रुपए और चुकाता है, 7,000 में से 25 रुपए और चुकाता है, तो बचा कितना? 4500, 4500 बचा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। और 7 साल के एंड में 6720 का पे करता है, तो 45 रुपए, 5 साल बीत चुके हैं,
7 साल में कर्जा खत्म किया तो बचा कितना 2 साल। तो इस 4500 पर 2 साल का ब्याज लगेगा, 4500 पर 2 साल का, फिर 4500 दूनी 9000, 9000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा, 9000 रुपए पर 1 साल का ब्याज। भाई 10,000 में से 3000 चुकाया, 7000 बचा, 7000 में से 2500 चुकाया, 4500 कर्जा बचा। तो अभी आपका कर्जा 4500 है। कितना कर्जा आपका 4500, लेकिन आपने 7 साल बाद 6720 पे किया है, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया है तो आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर 2220 रुपए मेरे दोस्तों आपने एक्स्ट्रा पे किया है, 2220 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किया है, 2220 रुपीस, यही आपका ब्याज है 2220 रुपए। 10,000 में से 3000 चुकाया, 7000 बचा, फिर 7000 में से 2500 चुकाया, कर्जा 4500 बचा, 4500 का 6720 रुपए दिया, एक्स्ट्रा कितना दिया 2220 रुपए, ये ब्याज है। तो 20, 21 और 9, 30, यानी कि 50,000 रुपए पर 50,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 2220 है। तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज बटे 500, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है बटे 500। आप बोलोगे सर 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 444, 4.44। तो 4.44% ब्याज की दर है पर एनम। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन इसकी गलत है, ये 4 नहीं है, 4.44 है, 4.44%। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आई है। जिसको अभी ना समझ में आई हो भाई उसका तो भगवान ही मालिक है, वो नहीं सीख सकता भैया कैसे। 5 से बात करने का आसान तरीका ऊपर के 2 से मान सकते। करिए अब, ठीक है साउंड। एक राशि पर 10 साल का साधारण ब्याज 3130 है। यदि 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है 5 साल बाद, तो 10 साल के बाद कुल ब्याज कितना होगा। बहुत बड़े सवाल, फ्री का सवाल है, 17 का इसे करवा लो। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल जितना करोगे सिंपल इंटरेस्ट उतना ही हो जाएगा। बोला है किसी राशि पर 10 साल का ब्याज 3130 है, 10 साल का, 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है। अगर 10 साल का ब्याज 3130 है तो 5 साल का कितना होगा, 3130 बटे 2, 5 साल का होगा। अगले 5 साल का क्या होगा, 3130 बटे 2। एक बात मुझे बताओ, अगर 10 साल का ब्याज 3130 रुपए है तो 5 साल का ब्याज, साउंड ठीक है क्या? अब ठीक है, हमें कहना चाहते हैं कि अगर 10 साल का साधारण ब्याज 3130 है तो 5 साल का कितना होगा, 3130 बटे 2, और अगले 5 साल का भी 3130 बटे 2। बोला 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है, तो 5 साल तक कोई बदलाव नहीं। 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया, अगर 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया, मूलधन 5 गुना कर दिया, तो ब्याज भी 5 साल में फिर 5 गुना मिलना चाहिए। अगर आपने प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया है तो आपका ब्याज भी अगले 5 सालों में 5 गुना मिलना चाहिए। दैट्स इट। तो 10 साल में टोटल इतना ब्याज मिलेगा, बस बात खत्म, कुछ नहीं है इस सवाल में। खड़खड़ कर रही आवाज, मेरा माइक खराब हो गया। हेलो, अब ठीक है आवाज, अब ठीक है। 5 साल में मेरे दोस्तों इतना ब्याज है, तो अगले 5 साल में कितना होगा भाई साहब, ये होगा कि नहीं? अरे बोलो, अगर आपने प्रिंसिपल को 5 कर दिया, 5 गुना कर दिया, तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा बस। अब बटे 2, अब देखो 3130 कॉमन अभी, और ये 1/2 5/2 6/2 6/2 3 हो जाएगा, 3130 का 3 होगा 9390 रुपए। 9390 रुपए सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये सब देखने से नहीं आ रही, अरे समझ गए ना? अब ठीक है माइक। 2 से डिवाइड क्यों किए, बाई 2 कैसे कर दिया, फिर से बताता हूं। एक राशि पर 10 साल का साधारण ब्याज 3130 है, 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है, तो 10 साल के बाद क्या होगा, यानी कि 5 साल के लिए प्रिंसिपल पी है, 5 साल बाद प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया, तो टोटल 10 साल हो गए, 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर एक राशि पर 10 साल का ब्याज 3130 है तो 5 साल का ब्याज आधा होगा, 3130 का आधा 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए ब्याज 3130 का आधा। 5 साल तक हमने कोई बदलाव नहीं किया, 5 साल बाद आपने मूलधन 5 गुना कर दिया। अगर 5 साल बाद मूलधन 5 गुना कर दिया तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 से गुना किया है। ये होना चाहिए था 5 साल का ब्याज, आपने मूलधन 5 गुना कर दिया तो ब्याज भी 5 गुना हो गया, तो टोटल 10 साल में ब्याज क्या होगा, इन तीनों का योग, बस जोड़ दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल बेसिक सवाल था मेरे दोस्तों, सभी बच्चे समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 24 था, ये 25वां सवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी गोरा सवाल। देखते हैं कौन वाले किस सवाल को कर पाएगा। भयंकर क्वेश्चन बनाइएगा, भयंकर क्वेश्चन बनाइएगा जी। एक आदमी ने कुछ राशि एक निश्चित टाइम के लिए निवेश की,
यदि साधारण ब्याज की दर 15% वार्षिक हो तो मिश्रधन 44,000 रुपए हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 6% हो तो राशि 22,400 हो जाती है, मिश्रधन 22,400 हो जाता है अमाउंट। तो आपसे पूछा है धनराशि ज्ञात करें, धनराशि। मेरे प्यारे भी जवाब दीजिएगा इस सवाल का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, मैं शॉर्टकट बताऊंगा। देखिएगा मेरे प्यारे भी, अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये बात हर कोई जानता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपने एक राशि उधार की एक निश्चित अवधि के लिए, मुझे नहीं पता कितनी निश्चित अवधि है, मैंने मान लिया कि 30 साल है, मैंने कितना मान लिया 30 साल है मेरे प्यारे भाई। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है 30 साल के लिए। यदि साधारण ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट 44,000 होगा, साधारण ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400 होगा। धनराशि ज्ञात करिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो पहले सवाल को करने का है बेसिक तरीका। अगर प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर अगर 15% है, ब्याज की दर अगर 15% है तो 30 साल में इतना ब्याज होगा। 30 साल में आप बोलोगे हाँ जी सर 30 साल का ब्याज ये होगा भाई, एक साल का ब्याज 15%, आपने 30 समय के लिए पैसा उधार दिया, उधार इन्वेस्ट किया है ये, तो अमाउंट हो जाएगा भाई साहब यहाँ से 44,000 रुपए, 44,000 रुपीज। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर ब्याज की दर 6% है, 6% तो भाई प्रिंसिपल है पी, ब्याज की दर 6% है, पैसा आपने 30 साल के उधार दिया 30 साल के लिए, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 22,400। अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? 22,400। तो आपके सामने दो इक्वेशन बन गई हैं, इसमें दो ही वेरिएबल है पी और टी, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अभी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज इंटू टाइम, ये हो गया ना। अगर ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट 44,000 होगा, ब्याज की दर 6% है तो 22,400 होगा। आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो इसका डिफरेंस लो, इसमें से इस इक्वेशन को घटा दो, और कोई रास्ता नहीं, घटाओगे तो पी से पी कट जाएगा, 15 माइनस 6 9। तो प्रिंसिपल का जो 9% आएगा, 9% आएगा टी टाइम पीरियड के लिए, टी टाइम के लिए वो कितना आएगा मेरे पास टी टाइम के लिए? 44 साल में से 22 साल घटेंगे, 22 साल फिर 400 घटेंगे, 21,600 रुपए। ये आया मेरे दोस्तों। प्रिंसिपल का जो 9% आएगा टी टाइम के लिए वो 21,600 रुपए आएगा, प्रिंसिपल का 9% टी टाइम के लिए। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल में तो प्रिंसिपल पूछा है। अब देखो सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया मेरे प्यारे, सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया। चाहे पहली क्वेश्चन से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरी से, छाप के बताओ कौन सी से सॉल्व करूं। जैसे मैं दूसरी से सॉल्व करता हूं, मेरे को चाहिए, अगर मुझे इसका मान पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। मुझे इसका मान पता लग जाए, मेरे पास पीटी 9% है, मुझे चाहिए 6। मेरे पास 9% की वैल्यू है, मुझे 6% की वैल्यू चाहिए। हमारे पास बच्चों 9% की वैल्यू है, 9% की, 9% की, मुझे 6 की चाहिए। तो 9 से 6 पे जाना है तो कैसे गुणा करेंगे? 2/3। अगर 9 को 2/3 से गुणा करेंगे डायरेक्ट 6 आएगा। अब 21,600 का 2/3 होता है 7200, 72 दूनी 144, 14,400। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए 9 का 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 9 तो ये आपका 6 तो 6 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 6 हो जाएगा, टन 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 हो जाएगा। तुमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी निकाली? 14,400। तो इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों डायरेक्ट ही आपकी 14,400 रुपए आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्रिंसिपल क्या आएगा? 14,400 उधर चला जाएगा, 22,400 में से 14,400 माइनस करेंगे तो 8,000 रुपए। तो प्रिंसिपल 8,000 रुपए आ गए। ये सवाल का आंसर है और ये बिल्कुल बेसिक तरीका भी है, कोई बुराई नहीं है, अगर आप ऐसे भी कर पाते हो तो 8,000 रुपीज। ठीक है जी। हाँ जी, आपसे सवाल में ये भी पूछा जा सकता है टाइम कि बताओ पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया था। आपसे टाइम भी पूछा जा सकता है, टाइम। आपसे सवाल में टाइम भी पूछा जा सकता है, टाइम। टाइम क्या है? तो ये देखिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों की मुझे टाइम निकालना है, टाइम। तो देखो मेरे यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। टाइम प्रिंसिपल आया है 8,000 रुपए, तो प्रिंसिपल का 6% टी टाइम पीरियड के लिए 14,400। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 8,000। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। तो 8,000 रुपए का 6% कितना होता है? 480। 8,000 का 6% 480। तो 480 टी की जो वैल्यू है वो 14,400, कितना जीरो से जीरो चला गया तो टाइम आएगा 48,144, 30 साल। तो टाइम है मेरे दोस्तों 30 साल। लेकिन अगर आपको टाइम निकालना है तो पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, घटाया है प्रीति हमने दोनों तरफ 2/3। अरे भैया 2/3 खुद से एज्यूम नहीं किया है भाई हमारे पास। यार तुम कैसे आदमी हो यार, बिल्कुल आटा ही खा रहे हो कि कुछ और खा रहे हो? हद होती है। कभी कभी तो मेरा तुम्हारा मन करता है गला दबा दूं कलम कहीं के। मेरे पास ये दो इक्वेशन, मुझे पी का मान निकालना है, पी का मान ये निकालना है। चाहे पहली इक्वेशन से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरी से छाप की है। मैंने इन दोनों को घटाया है, इसमें से इसको घटा दिया कचरा, ये पी में से पी घटाया कट गया, ये पीटी तो कॉमन है, 15 में से 6 घटाया 9 आया, 44,000 में से 22,400 घटाया 21,600 आया। अब मुझे पी का मान निकालना है, तो भैया अगर मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। मैं दूसरी से सॉल्व करूं, छोटा डाटा यहां पे मेरे पास 6% की वैल्यू, मेरे को प्रिंसिपल का 9% पता है, 9% मुझे चाहिए 6%। 9% है तो 6% बनाना, 6% बनाने के लिए क्या होगा बोलो? अरे 9% की वैल्यू मुझे पता है, मुझे चाहिए 6 की, तो 9 को 6 बनाने के लिए 2/3 से गुणा करनी पड़ेगी, 2/3 से, तभी तो 9 को 2/3 से गुणा करके 6 बनेगा। ये वैल्यू मैंने यहां पर रख दी। ठीक है, ये देखो पूरा बेसिक तरीका है, डिटेल में मैंने लिखा है, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। करेंगे हम यही पर थोड़ा कम लिखेंगे। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे, मुझे नहीं पता 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया आपने, कितने साल के लिए? 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, हमें नहीं पता कितने समय के लिए, पर 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये 15% का ब्याज लगेगा 30 साल के लिए। अगर ब्याज की दर 15% है तो एक निश्चित समय बाद अमाउंट हो जाता है 44,000 रुपए। कितना अमाउंट हो जाता है? 44,000 अमाउंट हो जाता है। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ते रहो, मैं बार बार नहीं पढ़ सकता। एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, यदि ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट 44,000 हो जाता है, ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400 हो जाता है, निश्चित टाइम में। ना आपको टाइम पता है ना प्रिंसिपल पता है। अगर ब्याज की दर 6% है तो 30 साल में आपका जो अमाउंट है मेरे दोस्तों कितना हो जाता है? 22,400 रुपए हो जाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको पता चलना चाहिए दोनों ही केस का डिफरेंस लो, कितना आएगा? 15 माइनस 6 9। तो 9% का प्रिंसिपल का 9% 30 साल के लिए कितना आएगा? इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा जी आपका 21,600। तो 9% की वैल्यू 21,600 है, 9% के लिए 21,600 आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। 9% के लिए 21,600 आप 15% की वैल्यू निकालो, 15% की 9% के लिए 21,600 1% की वैल्यू ये होगी, 15% की वैल्यू ये होगी। आप बोलोगे हाँ सर 3 पंजे 15, 3 9 ये 3 से 72,000, 72 पंजे कितना? 36,000। तो 36,000 आ गया, यानी कि 15 पी का 15% 30 साल के लिए, पी का 15% 30 साल के लिए 36,000, ये ब्याज है 36,000 आपका ब्याज आ गया। तो प्रिंसिपल पे 36,000 ब्याज लगा, अमाउंट 44,000 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? 44,000 में से 36,000 ब्याज माइनस करेंगे, 8,000 प्रिंसिपल होगा। तो कम से कम लिख के करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल ऐसा ही है, उसको खुद से ट्राई करेगा मेरे प्यारे भाई, ये ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करेगा सब लोग, बस इसमें प्रिंसिपल ना पूछ के टाइम पूछा है। ठीक है जी, ट्राई करेगा खुद से। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 27 भी आपको खुद से ट्राई करना है,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 28 से करेगा, लास्ट बनेगा जी, क्या आंसर है इस सवाल का? लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, 2017 प्री के पेपर में सवाल आया था ये। जरा सवाल करो। बोला यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 108 रुपए अधिक हो जाता है। यदि समय को 2 साल बढ़ा दिया जाता है तो उस धनराशि पर ब्याज 180 रुपए अधिक हो जाता है। मूलधन ज्ञात करिए, मूलधन, मूलधन बताइएगा, मूलधन। देखिए इस सवाल में आपको प्रिंसिपल पता है, ध्यान सुनिएगा, ये बिल्कुल फर्जी सवाल है। इस सवाल में आपको प्रिंसिपल पता है? नहीं। इस सवाल में आपको रेट पता है? नहीं। इस सवाल में आपको टाइम पता है? नहीं। तीनों ही चीजें नहीं पता। कंडीशन कितनी दे रखी है यहाँ पे? 2। भाई अगर ब्याज की दर 2% बढ़ जाएगी तो सिंपल इंटरेस्ट 108 बढ़ जाएगा, टाइम को 2 साल बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट 180 बढ़ जाएगा, 180 अधिक आता है। तो जो इस सवाल में कंडीशन दे रखी है 2 और अननोन वेरिएबल है 3, ना प्रिंसिपल पता है, ना रेट पता है, ना टाइम पता है, तो इस सवाल का है डाटा इज नॉट सफिशिएंट, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। आधे बच्चे सवाल को कर ही नहीं पाएंगे, वो लगे रहेंगे। किसी सवाल में 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 हो रहे हैं, ना प्रिंसिपल पता है, ना ब्याज की दर पता है, ना मुझे ये पता है कि टाइम क्या है, तो दिस क्वेश्चन कांट बी सॉल्व्ड। ये आया हुआ सवाल है एक्चुअल पेपर का। भाई 2 इक्वेशन, अगर हमें 2 वेरिएबल सॉल्व करने तो 3 वेरिएबल सॉल्व करने तो कम से कम 3 इक्वेशन तो चाहिए। यहां पे 2 ही हैं और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। बाकी 1-2 सवाल हैं उनको आप खुद से ट्राई करिएगा और कल से हम अगला चैप्टर नया शुरू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है जी, हाँ एसएससी ये भी पूछ लेता है पर कभी कभी पूछता है। चलेगा दोस्तों, चैप्टर समाप्त, ओवर, बाय।